नमस्कार, मैं अशोक बोजक आदर्श विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के पाठ 1 साझेदारी के सामान्य परिचय में हमने पिछले वीडियो में लाभानी नियोजन खाते के प्रारूप को समझा, लाभानी नियोजन खाते के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से भी समझा। आज हम पढ़ेंगे लाभानी नियोजन खाते के पश्चात, P&L एप्रोप्रिएशन के पश्चात पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते। पूंजी खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं और पूंजी खाते बनाने की कितनी विधियां हैं, यह हमें जानना होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की दो विधियां हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की दो विधियां हैं। पहली विधि है स्थायी पद्धति। स्थायी पद्धति से पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन सकते हैं। दूसरी परिवर्तनशील पद्धति, परिवर्तनशील पद्धति। फिक्स्ड मेथड और फ्लैक्चुएट मेथड, इसे अपरिवर्तनशील पद्धति भी कह सकते हैं। स्थायी पद्धति को परिवर्तनशील पद्धति और स्थायी पद्धति। स्थायी पद्धति से पूंजी खाते किस प्रकार से बनेंगे और परिवर्तनशील पद्धति से पूंजी खाते किस प्रकार से बनेंगे। पार्टनरशिप के चैप्टर में हम P&L एप्रोप्रिएशन के बाद चलते हैं पूंजी खाते की ओर। आपको प्रश्न में लाभानी नियोजन खाते के साथ में आपसे पूंजी खाता भी पूछा जा सकता है। पूंजी खाते अलग अलग दोनों विधि से पूछे जा सकते हैं। और आगे के चैप्टर में भी आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनरशिप के 4 चैप्टर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर, चारों चैप्टर मिलाकर के 25 नंबर के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो उन सभी में आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। उसी उद्देश्य से आप इस टॉपिक को समझें कि स्थायी पद्धति से किस प्रकार से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनते हैं और परिवर्तनशील पद्धति से किस प्रकार से कैपिटल अकाउंट बनता है। हम परफॉर्मा देखते हैं स्थायी पद्धति का और परिवर्तनशील पद्धति का, और फिर इसको प्रैक्टिकल के रूप में आपको मैं बता देता हूं। स्थायी पद्धति में पूंजी खाते बनाने के लिए 2 खाते खोले जाते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। स्थायी पद्धति में 2 खाते रखे जाते हैं, एक तो साझेदारों का पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। तो ए पॉइंट हो गया इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। जब प्रश्न में ये कह दिया गया हो कि स्थायी पद्धति से पूंजी खाते रखे जाते हैं और पूंजी खाता तैयार कीजिए, तो उस स्थिति में आपको प्रारूप क्या बनाना होगा। मानो 3 पार्टनर हैं, तो तीनों के अमाउंट का कॉलम हो जाएगा और पर्टिकुलर्स हो जाएगा। CR ऐसा ही DR में हो जाएगा। 3 पार्टनर है मानो ABC, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स हो जाएगा। ये DR हो जाएगा। ये प्रारूप हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट का स्थायी पद्धति से। स्थायी पद्धति से पूंजी खाते, और दूसरा खाता है स्थायी पद्धति में साझेदारों का चालू खाता, B। पार्टनर्स करंट अकाउंट।
परफॉर्मा यही रहेगा CRDR, लेकिन दोनों अलग अलग बनेंगे। पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC। इसमें विवरण आ जाएंगे और ये ABC के अमाउंट कॉलम हो गया, ये ABC का अमाउंट कॉलम हो गया और पर्टिकुलर हो गया। यहाँ तक DR पक्ष, यहाँ तक CR पक्ष, यहाँ तक CR पक्ष और यहाँ तक DR पक्ष, DR CR DR CR। ये साझेदारों के व्यक्तिगत खाते हैं, ये साझेदारों के व्यक्तिगत खाते हैं। फर्म की पुस्तकों में हमने P&L एप्रोप्रिएशन को पढ़ा, ये साझेदारों के व्यक्तिगत खाते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत जो भी उनको प्राप्तियां हुई है वो CR हो जाएगी और जो भी व्यक्तिगत खर्चे हुए हैं वो DR हो जाएंगे। प्रारंभिक पूंजी से लेकर अंतिम पूंजी की गणना होगी। प्रारंभिक और सारे खर्चे और प्राप्तियों को मेंशन करके उनके अंतिम शेष की जानकारी प्राप्त करके, अंतिम शेष की गणना करके, चाहे वो अंतिम पूंजी हो, चाहे वो पार्टनर करंट अकाउंट का अंतिम शेष हो, ये व्यक्तिगत खाते से हमें ये जानकारी मिलेगी। और इसके पश्चात इसके जो अंतिम शेष हैं, प्रारंभिक शेष चूँकि जो प्रश्न में दिए हुए होंगे, और खर्चे और प्राप्तियां की जो सूचनाएं हैं वो भी आपको प्रश्न में दी हुई होगी, और उसको आप यहाँ पे मेंशन करके आप इनके अंतिम शेष तक पहुँच पाएंगे, चाहे वो पूंजी का हो, चाहे वो चालू खाते में चालू खाते का शेष हो। और ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होते हैं। बैलेंस शीट पहले चैप्टर में आपसे नहीं बनवाई गई, लेकिन आगे वाले जो चैप्टर हैं सेकंड थर्ड में है बैलेंस शीट का, पार्टनर कैपिटल के बाद में आपको बनानी पड़ेगी। इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं? सबसे पहले बाय बैलेंस PD, पूंजी का प्रारंभिक शेष, पूंजी का प्रारंभिक शेष, वही शेष प्रारंभिक शेष कौन सा हो जाएगा? जिससे उन्होंने पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया है, वो उनकी प्रारंभिक पूंजी हो जाएगी, जो क्रेडिट हो जाएगी इस पूंजी खाते में। स्थायी पद्धति, प्रश्न में सूचना होगी कि स्थायी पद्धति से आप पूंजी खाते रखें या परिवर्तनशील से रखें। ये स्थायी पद्धति से रखने का कह दिया जाए तो आप ये दोनों खाते खोलेंगे। प्रश्न में स्पष्ट सूचना न हो तो उस स्थिति में परिवर्तनशील पद्धति से पूंजी खाते रखे जाते हैं। यदि प्रश्न में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ हो और कोई सूचना ना हो खाते किस विधि से बनाने हैं, तो करंट अकाउंट का शेष आपको इंडिकेशन कर रहा है कि आप स्थायी पद्धति से ही पूंजी खाते रखेंगे, तो आपको इसी विधि से पूंजी खाते बनाने होंगे। तो सबसे पहले आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पूंजी का प्रारंभिक शेष, जिस पूंजी से इन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया है, बाय केस एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी, फर्स्ट में कोई भी साझेदार प्रारंभिक पूंजी के अलग अतिरिक्त भी कोई पूंजी और लाता है, एडिशनल कैपिटल लगाता है, तो वो भी उसके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। चूंकि स्थायी पद्धति है तो इसमें पूंजी स्थायी रहेगी, केवल और केवल पूंजी से संबंधित ट्रांजैक्शन पूंजी खाते में आएंगे, और जो पूंजी को प्रभावित करते हैं, फ्लैक्चुएट करते हैं, वो ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएंगे। जैसे सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, पूंजी पर ब्याज हो सकता है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? पार्टनर करंट अकाउंट में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे पूंजी से संबंधित पूंजी का प्रारंभिक शेष हो गया, अतिरिक्त पूंजी हो गया। अतिरिक्त पूंजी अगर प्रश्न में नहीं है तो नहीं मेंशन करेंगे इसको, और किसी एक ने पार्टनर ने लगाई है तो किसी एक पार्टनर के अमाउंट कॉलम में लिख दी जाएगी। इस पक्ष में टू केस, यदि साझेदार
पूंजी विड्रॉ करता है, परमानेंटली विड्रॉ करता है। देखो साझेदार कंपनी का पार्टनरशिप फर्म का मालिक होता है और मालिक के द्वारा जो पैसे निकाले जाते हैं वो आहरण भी होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। परमानेंटली विड्रॉ करता है तो वो पूंजी को निकाल सकता है, जैसे पूंजी अतिरिक्त लगाता है तो इसी प्रारंभिक पूंजी में से निकाल भी सकता है। तो परमानेंटली विड्रॉ कर रहा है पूंजी का, ये प्रश्न में लिखा हुआ आएगा कि पूंजी निकाली, तो उस स्थिति में जब स्थायी पद्धति से पूंजी खाते बनाते हैं तो यहाँ पर कैपिटल विड्रॉन, परमानेंटली विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन, परमानेंटली विड्रॉन कह सकते हैं इसको। इनमें से किसी भी साझेदार ने अगर निकाली है तो उसके कॉलम में लिख दी जाएगी, नहीं निकाली तो इस ट्रांजैक्शन को नहीं करेंगे। और लास्ट में इसमें पूंजी का अंतिम शेष ज्ञात हो जाएगा, किससे? अंतर की राशि से। अंतर की राशि से आप सीआर कॉलम का टोटल कर लें और डीआर कॉलम के टोटल से घटा दें। अंतर की राशि बैलेंसिंग फिगर से, अंतर की राशि जिसको हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं, सीआर की टोटल में से डीआर की टोटल को घटा देंगे तो आपके अंतिम पूंजी, साझेदारों की अंतिम पूंजी ज्ञात हो जाएगी। ठीक ऐसे ही चलते हैं पार्टनर करंट अकाउंट की ओर कि करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। ये हमने पढ़ा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं कि प्रारंभिक पूंजी आ गई और अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं तो वो लिख दी, परमानेंटली विड्रॉ करता है तो वो लिख देंगे, और अंत में बैलेंस सीडी अंतर की राशि से ज्ञात हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर अंतर की राशि जिसको बोलते हैं। यदि प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी दे रखी है, अतिरिक्त पूंजी नहीं दे रखी है, विड्रॉ नहीं दे रखा है, तो प्रारंभिक पूंजी ही अंतिम पूंजी बन जाएगी। अब बात करते हैं पार्टनर करंट अकाउंट की। तो पार्टनर करंट अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस, अगर प्रश्न में प्रारंभिक शेष दिया हुआ हो तो सबसे पहले करंट अकाउंट का बाय बैलेंस पेडी ब्रॉट डाउन, आगे लाया गया शेष। करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट या डेबिट हो सकता है, तो ये टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है। ध्यान रहे कि तीनों साझेदार में से किसी दो का क्रेडिट, एक का डेबिट हो सकता है, या एक का क्रेडिट दो का डेबिट हो सकता है। ये प्रश्न में आपको स्पष्ट सूचना होगी कि बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी आपको लिखना पड़ सकता है। उसके बाद में ये प्रारंभिक शेष हो गई। यदि नहीं दिया है और करंट अकाउंट बनवा लिया गया है, स्थायी पद्धति से पूंजी खाते बनाए गए, तो भी कोई वो नहीं है कि आपको बैलेंस बीडी की अमाउंट लिखनी होगी, तो सीधे ट्रांजैक्शन लिख देंगे अगर प्रश्न में प्रारंभिक शेष की सूचना न हो तो। साझेदार को, किसी भी साझेदार को प्रश्न की सूचना के अनुसार, साझेदारी संलेख के अनुसार जिसको वेतन मिलना है उसका वेतन क्रेडिट किया जाए, जिसको कमीशन मिलना है उसका कमीशन क्रेडिट किया जाए। मानो कि ए को वेतन मिलना था 2,000 रुपये प्रति माह, तो यहाँ पर 24,000 रुपये आ जाएगा। मानो कि बी को कमीशन मिलना है 10,000 रुपये वार्षिक, तो बी को कमीशन 10,000 रुपये आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर उन्हीं के खाते में, उन्हीं के अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे जिनको क्रेडिट करना है वेतन या कमीशन। पूंजी पर ब्याज हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों को प्रारंभिक पूंजी पर मिलने वाला ब्याज, तीनों साझेदारों को अलग अलग इनकी पूंजी होगी, उसके आधार पर इनको पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करके लिख देंगे। पी&एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट इसी खाते में ट्रांसफ़र होगा, वो हम अलग अलग मेंशन कर देंगे। अब आते हैं क्रेडिट से डेबिट की ओर। डेबिट में क्या लिखा जाता है? ड्राइंग। साझेदारों ने वर्ष में जो पैसे निकाले हैं, पार्शियली विड्रॉल किए हैं,
किसी भी साझेदार ने, सभी साझेदार निकालें तो सभी साझेदारों के लिख दिए जाएंगे, किसी एक ने पर्टिकुलर निकाले ए बी सी ने तो उसके खाते में आ जाएंगे, उसके अमाउंट कॉलम में आ जाएंगे। तो ड्राइंग जो कि P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती थी वो यहाँ पर मेंशन होगी, उनके व्यक्तिगत खाते में उनकी पूंजी को कम कर देगी, उनके करंट अकाउंट के बैलेंस को कम कर देगी। तो यहाँ पर टू ड्राइंग आ गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज यदि प्रश्न में सूचना हो तो वह आहरण पर ब्याज यहाँ पर भी लिखा जाएगा जो कि P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते थे हम। P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस हो सकता है, P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस हो सकता है जो कि डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। अंत में CR कॉलम के योग और DR कॉलम के योग के अंतर की राशि से अंतिम शेष करंट अकाउंट का ज्ञात होगा जो कि ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में ये ट्रांसफर होगा, पर ज्ञात कहाँ से होगा? पार्टनर करंट अकाउंट से। बैलेंस CD जो कि प्रश्न में पहले भी बताया था, मैंने आपको प्रारूप में पहले ही बताया था कि बैलेंस BD इसका क्रेडिट या डेबिट हो सकता है। तो ठीक ऐसे ही किसी साझेदार का बैलेंस CD अंतर की राशि जो अंतिम शेष है वो डेबिट या क्रेडिट भी हो सकता है, ये बाय बैलेंस CD भी हो सकता है। ये है स्थायी पद्धति से साझेदारों के पूंजी खाते रखने का प्रारूप और लेखा संबंधी मैंने आपको पूरा प्रारूप समझा दिया। और अब बात करते हैं परिवर्तनशील पद्धति की। तो परिवर्तनशील पद्धति में स्थायी पद्धति से अलग है, एक ही खाता बनता है। वो कौन सा खाता बनता है? साझेदारों का पूंजी खाता। कौन सा बनता है? साझेदारों का पूंजी खाता। पार्टनर्स एक ही खाता बनेगा इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही खाता बनेगा। वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। वही पर्टिकुलर्स ABC ये अमाउंट कॉलम हो गए CR का और ये DR का। पर्टिकुलर्स ABC ये अमाउंट कॉलम DR के हो गए। स्थायी पद्धति में पूंजी स्थायी रहेगी और दो खाते बनेंगे। पूंजी के अतिरिक्त सभी खर्चे और प्राप्तियां पार्टनर करंट अकाउंट में आएगी, जबकि परिवर्तनशील पद्धति में एक ही खाता बनता है। अंतर का क्वेश्चन आता है तो अंतर भी समझ पा रहे हैं। इसमें दो खाते बनते हैं, इसमें एक ही खाता बनता है। इसमें पूंजी स्थायी रहती है, प्रत्येक ट्रांजैक्शन के बाद परिवर्तन नहीं होती, क्योंकि करंट अकाउंट में सारे जो पूंजी को रिफ्लेक्ट करते हैं वो सारे करंट अकाउंट में आ जाते हैं। इसलिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन के बाद में पूंजी में परिवर्तन नहीं होता है, स्थायी रहती है पूंजी। जबकि परिवर्तनशील पद्धति में पूंजी के अतिरिक्त भी सारे ट्रांजैक्शन पूंजी खाते में ही लिखे जाते हैं, तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन के बाद पूंजी में उतार चढ़ाव संभव है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन इसी में आएंगे, बस इसमें पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं आता। वो सारे ट्रांजैक्शन बाकी के इस बैलेंस BD को छोड़ दें तो वो सारे ट्रांजैक्शन प्रारंभिक पूंजी से लेकर के अंतिम पूंजी निकालने तक के सारे ट्रांजैक्शन, चाहे वो प्रारंभिक पूंजी हो तीनों की, चाहे वह अतिरिक्त पूंजी हो बाय केस एडिशनल कैपिटल के रूप में। किसी भी साझेदार मानो B ने लगाए हैं 20,000 रुपये उनकी प्रारंभिक पूंजी से अतिरिक्त, इनकी प्रारंभिक पूंजी मान लो 50, 30, 20 है। मान लो कि इनकी प्रारंभिक पूंजी 50,000, 30,000 और 20,000 है, जिससे इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया था। वर्ष के मध्य मान लो B ने 20,000 अतिरिक्त और लगाए, तो इस प्रकार से B के कॉलम में लिख देंगे सैलरी
ABC में से किसी की भी हो सकती है, कमीशन ABC में से किसी का हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलेगा यदि साझेदारी संलेख के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान है तो। P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट तीनों को जितना भी मिला है वो तीनों को ट्रांजैक्शन लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल विड्रॉ परमानेंट हो सकती है, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस इस पक्ष में आता है और अंतिम शेष अंतर की राशि से बैलेंस CD के रूप में CR और DR के अंतर की राशि बैलेंस CD हो जाएगा। ये यहाँ से प्रारंभिक पूंजी स्टार्ट होगी और प्रारंभिक पूंजी में इनके सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये सब जुड़कर इनकी पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी प्रारंभिक पूंजी से, और फिर इनके खर्चे घट जाएंगे और अंतिम पूंजी ज्ञात हो जाएगी पूंजी खाते से। और वो अंतिम पूंजी, अंतिम शेष, पूंजी का अंतिम शेष वर्ष के अंत में पूंजी का अंतिम शेष इस खाते से ज्ञात होगा और वो अंतिम शेष ट्रांसफर टू बैलेंस शीट इन लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटी साइड। इन लायबिलिटी साइड में हम इनकी पूंजी खाते का अंतिम शेष ट्रांसफ़र कर देंगे, जो कि इस पार्ट में बैलेंस शीट नहीं पूछी गई है तो हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, लेकिन इसको बना करके हम ट्रांसफ़र जो करते हैं अंतिम शेष वो यहाँ पे इस प्रकार से ज्ञात होता है। तो आपके जो पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में, पार्टनरशिप के पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन में जहाँ पे आपने P&L एप्रोप्रिएशन बनाए हैं, उनमें से किसी एक क्वेश्चन में आपसे, पहले क्वेश्चन में शायद आपसे पूंजी खाते पूछा हुआ है। तो पूंजी खाते जब स्पष्ट प्रश्न में सूचना नहीं है तो कौन सी विधि से आप पूंजी खाते बनाएंगे, परिवर्तनशील पद्धति से। यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना है दोनों में से किसी एक की तो आप दोनों में से किसी एक को बनाएंगे। यदि प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तब तो वो अप्लाई करते ही हैं। यदि प्रश्न में कोई सूचना न होकर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तीनों साझेदारों का, तो उस स्थिति में स्थायी पद्धति से ही आपको पूंजी खाता बनाना होगा। तो आप पहले, यदि किसी प्रश्न में नहीं पूछा है तो भी प्रैक्टिस की दृष्टि से पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन में आप इस प्रकार से पूंजी खाते बना सकते हो। और ये पूंजी खाता टॉपिक आपका इतना ही है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना। आप पूंजी P&L एप्रोप्रिएशन के साथ में ही नीचे इसको बनाएंगे। तो तीनों क्वेश्चनों में प्रैक्टिस की दृष्टि से बना ले, भले प्रश्न में आपको पूछा गया है या ना पूछा गया हो। ठीक है, प्रैक्टिस की दृष्टि से आप तीनों क्वेश्चन में करें, पहले, दूसरे, तीसरे में। P&L एप्रोप्रिएशन शायद आप बना चुके होंगे और पूंजी खाते भी आप प्रैक्टिस की दृष्टि से, जैसा कि आपने P&L एप्रोच, देखो थोड़ा सा इसको और इजी बना देते हैं, और इजी कर लेते हैं कि आप देखें प्रारंभिक पूंजी शुरुआत में प्रश्न में दी हुई होती है। अतिरिक्त पूंजी बहुत कम सवालों में है, फिर भी हो तो आप लिख सकते हैं, तो बैलेंस CD निकल जाएगा। विड्रॉल भी बहुत कम सवालों में है, सीधा बैलेंस CD आ जाएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है तो नहीं लिखना। P&L एप्रोप्रिएशन के DR में लिखी जाने वाली मदें आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। P&L एप्रोप्रिएशन के DR में लिखी जाने वाली, इसके CR में आप लिख रहे हो, देखो सैलरी उसके DR में होती है, यहाँ CR में आ जाएगी। और इजी हो जाएगा आपके लिए कि आपको सीधा आप क्रॉस कर सकते हो, DR से यहाँ से CR में आ जाएगा। कमीशन उसके DR में होता है, एज कमीशन, बीज कमीशन लिखा है हमने, एज सैलरी, बीज सैलरी लिखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके DR में था, P&L एप्रोप्रिएशन के इसके CR में आ गया। और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, जो लास्ट में टू प्रॉफिट हमने, जो वितरण योग्य लाभ था, जो बांटा गया था साझेदारों को, वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक ऐसे ही P&L एप्रोप्रिएशन की CR में हमने ड्राइंग को जो नहीं लिखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे एक बात। और P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस CR पक्ष में आता है P&L एप्रोप्रिएशन के, तो वो भी इधर आ जाएगा। तो DR में लिखी जाने वाली मुख्यतः मदें, एक दो मदें हो सकती है जो DR में वहाँ पे नहीं थी,
जैसे उसके सीआर में ड्राइंग नहीं था वो यहाँ पे लिखते हैं, और बैलेंस बीडी जो प्रारंभिक शेष है वो हमें शुरुआती जो प्रश्न में दिया गया है उनकी इनिशियल कैपिटल प्रारंभिक पूंजी वो यहाँ पे लिख देते हैं। ये प्रश्न में ना हो तो आवश्यक नहीं है कि यहाँ पे आप इसे लिखें। और ठीक ऐसे ही इन दोनों को मर्ज करके एक करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी छोड़ दें तो बाकी सारी मदें हम पार्टनर कैपिटल में यहाँ भी लिख रहे हैं। तो आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस की दृष्टि से तीनों सवाल में करें, भले क्वेश्चन में एक में ही पूछा गया है पहले में, तो भी आप तीनों क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन बना करके पूंजी खाते की भी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पूंजी पर ब्याज का लेखा, पूंजी पर ब्याज की गणना और पूंजी पर ब्याज का लेखा समझेंगे। धन्यवाद।